विक्रम सिंह। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है। उपसंयोजी यौगिक क्या है वो भी आपने पढ़ा है, और इसके क्या टर्मिनोलॉजी है उनको भी आपने देखा है। मैं आपको बता दूं कि विज्ञान जो है दूसरे यानी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट से अलग है, पर ऐसा नहीं कहूँगा पूरी तरह अलग है, पर है बहुत सारी मामले में अलग है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कल आपने नामकरण भी देखा, तो आईयूपीएसी नामकरण बहुत आसान है। उस छोटी सी वीडियो के बेस पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके पूरी डिटेल में जाने के लिए भी मैं कुछ रास्ता बताऊंगा आपको, तो जो अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आज की क्लास में हम देखेंगे समवायता यानी कि आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म उपसंयोजी यौगिकों में देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों बताइए कि कल की क्लास आपने देखा है कि नहीं, और क्या आप आईयूपीएसी नेमिंग में और डीप में जाना चाहते हो। तो अगर ऐसा चाहते हो तो बिल्कुल मुझे जवाब दीजिएगा जितना मैंने कल पढ़ाया था। ऐसा नहीं कि कल आप आओगे नेक्स्ट क्लास में, किसी दिन मैं आईयूपीएसी चालू करूंगा तो पहली वाली क्लास आपने नहीं देखा फिर अगले क्लास आप देखना शुरू करोगे, ऐसा मत करिए आप। चूंकि ये लेक्चर नंबर 3 है, आप देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है, तो इसका सीधा सा मतलब है आपने लेक्चर 1 आपने किया है अच्छे से, लेक्चर 2 आपने किया है अच्छे से, और ये लेक्चर नंबर 3 आप करेंगे अच्छे से। फिर इसी तरह से जब आप कंटिन्यू चलते हो ना इसी तरह से, तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हो और किसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हो। तो आप अपने आप को ज़रूर बताओ कि क्या आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा फिर से कि भाई आज है उपसंयोजी यौगिकों में समवायता, ये हम देखेंगे, आइसोमेरिज्म है। लेकिन एक बात है कि मैंने कहा था कि आईयूपीएसी नेमिंग के लिए, आईयूपीएसी नेमिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आप लिगेंडों को जानें। मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूँ और जो कि आपको मिल जाएगा इस मैं आपको टेलीग्राम चैनल का आईडी बता देता हूं। मैं आपको विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, इस टेलीग्राम चैनल में जाकर के ये वाला सारे नोट्स आप प्राप्त कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये पूरे स्लाइड आपको मिल जाएगा जो पढ़ाने वाला हूं। बेटा मैंने क्या कहा कि अगर आईयूपीएसी नेमिंग को आप बेहतर रूप से जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये कुछ लिस्ट दे रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत काम का लगता है, वो लिस्ट आपको दे रहा हूं। तो ये सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि कुछ आयन जानते हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, ऑक्साइड, पेरोक्साइड। क्लोराइड आयन क्या होते हैं? Cl- आयन होते हैं। आयन का मतलब क्या हुआ मैंने आपको बताया था कल, इस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यानी आयन वो होते हैं जिसमें आप ये कह रहे हो कि बड़ा ब्रैकेट के बाहर अगर कोई ऋण आयन है, इस जगह पे वो परमाणु है, जैसे Cl है, Br है, I है, जो भी इस बाहर में है, तब वो आयन का नाम होगा क्लोराइड। ब्रोमाइड Br इसके बाहर होगा तो ब्रोमाइड, Br- को ब्रोमाइड कहते हैं, तो ये आयन हो गया। लेकिन अगर यही अंदर आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड का क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो हो जाएगा। जैसे कि ये लिगेंड, लिगेंड किसको बोलते हैं? जब वो बड़ा ब्रैकेट के अंदर आता है, तब जो चीज जो Cl है, मान लेते हैं इस जगह पे मैं कहता हूं कि इसमें एक धातु, यहां पर कोई मेटल है और इस जगह पे ये है Cl है, तो इसको अच्छा बाहर है, मान लेते हैं ये Cl बाहर है, ये Cl इस तरह बाहर है, तब इसके नाम लिखते समय इसको क्लोराइड लिखेंगे क्योंकि ये आयन है, इसको क्लोराइड कहेंगे। लेकिन अगर यही Cl इस बड़ा ब्रैकेट के अंदर हो तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो, क्लोराइडो या क्लोरो भी लिख सकते हो। तो ये इस तरह से हो जाता है, आप समझ रहे हो? मतलब लिगेंड नेम होगा तो ओ लगाना है नाम में ऋणात्मक लिगेंड पे। ये ऋणात्मक लिगेंड है Cl- ऋणात्मक लिगेंड है Cn। जितने भी ऋणात्मक लिगेंड, इसकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, वो या तो आयन होता है या फिर वो लिगेंड होता है। तो यहां पर ये आयन है, ओनली आयन है, लेकिन यहां पर ये लिगेंड है। ये छोटी सी बात पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं आइसोमेरिज्म जरूर पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा रुकिएगा। वो बच्चे जिन्होंने नामकरण को और ज्यादा
समझने के लिए उन्होंने कमेंट किया था। मैं इनको बोलूँ आज मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, इस पूरे लिस्ट को याद रखना है। क्या याद रखना बेटा? इधर वाला याद रखना है, इधर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ओ लगा दोगे ना, सफिक्स में सिर्फ ओ लगा दोगे ना, तो आपको वो नाम क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे यहां पर है क्लोराइड लिगेंड हुआ तो क्लोराइडो हो जाएगा, ई हटा करके ओ लगा दिए। ब्रोमाइड ब्रोमाइडो हो जाएगा। साइनाइड साइनाइडो या साइनो हो जाएगा। ऑक्साइड ऑक्साइडो हो जाएगा। परऑक्साइड परऑक्साइडो हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा लिगेंड के नाम पे। तो ये बस याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं। Cl- को कहते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, एमाइड और ये इमाइड है, ये इमाइड है। तो इस तरह से ये पूरा लिस्ट है आपके पास। अब वो लिगेंड नेम में क्या होगा यहां पर लिखा हुआ है, आयन नेम में क्या होगा यहां पे लिखा हुआ है। बस ये लिस्ट आपके काम आएंगे, इसको याद रखना। एक और चीज है, लिस्ट में आगे चलते हैं तो कुछ ऐसा लिगेंड और दे देता हूं मैं आपको, देखो उसी का एक और आगे है, ये तो ऋणायन का, वैसे ही यहां पर और भी कुछ है, जैसे कार्बोनेट, ऑक्सिलेट, ये भी है दोनों तरह के नाम में। अगर ये बाहर रहा तो ये वाला नाम लिखेंगे, अंदर रहा तो वो वाला नाम लिखेंगे। लिगेंड हो तो ये वाला नाम, और आयन हुआ तो ये वाला नाम, इसके बारे में। तो ये IUPAC नेमिंग को जब आप कर रहे हो ना, तो इस लिस्ट को जरूर अपने कॉपी में लिखिएगा, याद करिएगा, बार बार कोशिश करिएगा, बहुत जरूरी है अगर नामकरण में बहुत आगे जाना चाहते हो। अन्यथा जितना नामकरण के पार्ट में मैंने बताया वो कंप्लीट है आपके लिए, छोटी सी क्लास लेकिन सब कुछ है उसमें। फिर बात करता हूं मैं यहां पे कुछ उदासीन लिगेंडों के बारे में बात करूंगा। उदासीन लिगेंड, कुछ उदासीन लिगेंड जैसे NH3, तो ये बेटा आयन और क्या बोलूंगा लिगेंड, ये दो रूप में नहीं होता, ओनली लिगेंड के फॉर्म में होता है, यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर ही होता है। ये ओनली बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होता है, इसके आगे पीछे कहीं पे नहीं। तो ये धातु और ये सारे लिगेंड इसके अंदर ही रहेगा। तब इसका लिगेंड नेम क्या होगा? NH3 का एमाइन, H2O को एक्वा कहेंगे, NO को नाइट्रोसिल कहेंगे, CO को क्या कहेंगे? कार्बोनिल कहेंगे। ये ठीक से नहीं दिख रहा है, अब ठीक हो गया? चलिए, C को क्या कहेंगे? कार्बोनिल कहेंगे। इसी तरह से SO2 को क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिल कहेंगे। UO2 यूरेनियम डाइऑक्साइड को कहेंगे यूराइल कहेंगे। तो इस तरह से CS को थायोकार्बोनिल कहेंगे। तो ये नाम है, कुछ इस तरफ के और भी हैं, कुछ कार्बनिक यौगिकों के। याद रखना कि अकार्बनिक है तो इन दोनों को छोड़ करके सब में YL नाम के अंत में जुड़ता है। ये अपवाद स्वरूप इन दोनों के नाम जो है, पानी को एमीन को एमाइनिल नहीं कह करके एमीन कहते हैं, और एक्वा के क्वाइल ना बोल करके एक्वा कहते हैं। बस इसमें YL नहीं जोड़ा गया, बाकी सब में जोड़ा गया है अकार्बनिक में। कार्बनिक वाले में कुछ नहीं जोड़ना है, जो नाम है वही रहेगा, मतलब इसमें भी कुछ नहीं जोड़ा गया, इसमें भी कुछ नहीं जोड़ा गया। तो ये पूरे नाम आप याद रखना है, ये याद रखने वाला पार्ट है, इसलिए इस लिस्ट को अपने कॉपी में नोट करेंगे, पेपर में लिखेंगे और बार बार रिमाइंड करेंगे इसको क्या बोलते हैं जब ये लिगेंड होगा, जब ये आयन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और कुछ और भी बातें, कुछ और है कि धनात्मक लिगेंड, धनायनिक लिगेंड भी हमारे पास है। तो कुछ एग्जांपल मैं यहां पर दे देता हूं। इसके लिए हम IUM लगाते हैं, IUM लगाते हैं। जैसे NO2 प्लस, NO2 माइनस क्या है? अब वो नाइट्रो है, तो यहां पर ये प्लस लग गया तो EM हो गया, तो नाइट्रोनियम कहलाएगा, नाइट्रोनियम। इसी तरह से NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम कहलाएगा, प्लस लगा हुआ, EM लग गया यहां पर भी। NO प्लस नाइट्रोसोनियम कहलाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। कार्बन मुक्त मूलक, अगर CH3 एक मुक्त मूलक है या इस तरह की चीजें हैं तो इसके नाम में कोई परेशानी नहीं है, जैसा वो होता है वैसे ही नाम लिखेंगे। जैसे ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये फिनाइल है, इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल सफिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे लिस्ट आप रखिएगा ताकि आप IUPAC नेमिंग को बेहतर कर सकें अपना। जैसा कि मैंने कल की क्लास में कहा था कि आपको लिस्ट दूंगा, तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। फिर किसी दिन इस सारे लिस्ट का उपयोग करके मैं आपको इसको समझा दूंगा और दोबारा एक प्रैक्टिस करा दूंगा। इससे क्या होगा, आप एक बहुत ही मतलब परफेक्ट नामकरण आपको आ जाएगा। लेकिन मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहने पर ही ये पॉसिबल है
और अगर पीछे की क्लास नहीं की हो तो जरूर कर लो, लेक्चर 1, 2 और ये आज का 3। तो आगे जाएंगे तो 4, 5 भी मिलेगा और आप बेहतर कर पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? बोलिए, तैयार है ना? तो चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं अच्छे से ये आज की क्लास। अच्छा, एक और चीज, कुछ धन आयनों के बारे में भी मैं बता देता हूं आपको, यानी कि क्या सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात कर देता हूं। ये धातु के बारे में बात कर रहा हूं। या सेंट्रल मेटल आयन की बात करता हूं। देखिए, ये आयन है हमारे पास Fe2+, Fe3+। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Cr3+, उसका 6 है। CO2+ और CO3+, इन दोनों का 6 है। 2+ वाले का 4 और 6 दोनों होता है, जबकि 3+ का 6 होता है। तो इस तरह से किनकी ऑक्सीडेशन, किनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है या कितना होता है, ये इसका लिस्ट है। अगर आप चाहें तो इस लिस्ट को याद रखें। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है। कौन सा वाला? ये ऊपर में लिखा हुआ है ना। तो अलग अलग धातुओं का, तो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है भाई, यहां पर एकदम इंपॉर्टेंट कौन है, यहां पर छाटनी से नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को ही लिस्ट में हमने शामिल किया है, बहुत कम तत्वों के लिए। तो ये भी लिस्ट आप याद रखिए। इस लिस्ट से बहुत सारे फायदे ये होंगे कि आप फॉर्मूला मेकिंग भी सीख जाएंगे। यानी कि फॉर्मूला मेकिंग किस चीज का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला क्या हम बना सकते हैं? ये भी आपके लिए एक प्रश्न है। यानी सर, आप लोगों को कैसे याद रहता है इतने सारे बड़े बड़े फॉर्मूले? तो उनके लिए भी हम बात कर पाएंगे, आगे जाके जरूर बताऊंगा मैं आपको। बस मेरे साथ आप बने रहिए रेगुलर। आज का टॉपिक, जो विशेष टॉपिक है, वो है समावयवता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वो है समावयवता। समावयवता को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। उपसंयोजी यौगिकों में आइसोमेरिज्म। बेटा, आप में से कोई बच्चा अगर मुझे बताए कि आइसोमेरिज्म क्या है, तो क्या आप बता सकेंगे आइसोमेरिज्म क्या है? यानी समावयवता क्या है? ये शब्द में सब कुछ छुपा हुआ है ना। ये जो शब्द है, इसमें सब कुछ छुपा है, समावयवता। चलो मैं दिखाता हूं आपको। समा यानी कि सम, समावयवता, अवयवता। यानी समान, सम यानी समान, अवयवता मतलब अवयव। अवयव, अवयव का मतलब होता है भाग, समान भाग वाला। ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें समान भाग होते हैं, समान चीजें होती है। यौगिक अलग अलग होता है, उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है, लेकिन समानता होता है कि दोनों में जिन चीजों से वो दोनों यौगिक बना हुआ है वो एक जैसा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको इजीली आप समझ चुके हो। अगर आपको याद आ रहा हो 11th की वो पढ़ाई जिसमें समानता पढ़े हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल देख लो, सिंपल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले एग्जाम्पल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। CH3OCH3, इस यौगिक को ध्यान से देखिए, इसमें क्या नजर आ रहा है? दो कार्बन हैं जो कि आपस में लिंक है ऑक्सीजन से, और दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन है 3-3। इस तरह का संरचना सूत्र है इसकी, ये देख रहे हो। ये एक यौगिक हुआ, और इसी का एक दूसरा यौगिक देखें, सेम कार्बन है, दो कार्बन है इसमें और एक ऑक्सीजन यहां पे। यहां पर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन था, यहां पर दो कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है। संयोजकताओं के अनुसार ऑक्सीजन की संयोजकता कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, ये लीजिए। तो इस अनुसार जहां जहां पे संयोजकता बचा वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब दोनों में क्या अंतर आ रहा है देखो तो, ये देखिए, ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? C2H5OH भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। दोनों में क्या समानता है? दोनों में एक ही बात की समानता है कि दोनों में कार्बन 2 है,
हाइड्रोजन 6 है और एक ऑक्सीजन है। इसमें एक ऑक्सीजन है। आपने देखा इसमें सब कुछ वैसा ही है, कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब है हम जब इस तरह से लिखते हैं किसी सूत्र को तो कहते हैं इसको अणु सूत्र, और जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इनको कहते हैं ये संरचना सूत्र है। दोनों के संरचना सूत्र में अंतर आया। ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जमावट दोनों में अलग है, यानी कि संरचना सूत्र में अंतर है। तो इनमें दो अलग यौगिक है बेटा। ऐसे दो या अधिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र अलग हैं परंतु अणुसूत्र समान है, दोनों के अणुसूत्र समान है, तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है समावयवी, तथा इस घटना को समावता कहते हैं। मतलब ये इनके साथ समावता रखती है या इनके साथ ये समावता रखती है। तो दोनों में देख लीजिएगा, ये अल्कोहल है, ये ईथर है। इनके भौतिक गुण अलग है इनसे, इनके रासायनिक गुण अलग है इनसे। तो भौतिक और रासायनिक गुण अलग है, यानी गुण अलग है। तो क्या बोलूंगा, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके भौतिक रासायनिक गुणों में अंतर होता है, उनके संरचना सूत्र या त्रिविम विन्यास में अंतर होता है, जिसके कारण वो दोनों यौगिक अलग है परंतु उनके अणुसूत्र समान होते हैं। इस घटना को समावता कहते हैं तथा उन यौगिकों को समावयवी कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूं, आप जरूर नोट करिएगा इनको। चलो देखें, ये परिभाषा है, जिन यौगिकों के रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र या अंतरिक्ष में उनके विन्यास में भिन्नता होती है, वे समावयवी कहलाते हैं। इस घटना को समावता कहते हैं। एक लाइन और लिख देता हूं, समावयवियों के गुणों में भिन्नता होता है। समावयवियों के गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो आपने क्या देखा, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, ये कार्बनिक विज्ञान के एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जाके आगे जाकर के ये बताऊंगा कहां पर उपसंयोजी यौगिकों में समावता। समावता का क्या मतलब हुआ, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र अलग हैं, नहीं, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र अलग हैं या उसके त्रिविम विन्यास में भिन्नता है, जिनके कारण उनके गुणों में भिन्नता होती है परंतु उनके अणुसूत्र समान होते हैं, इनको हम कहते हैं समावयवी। उन यौगिकों को समावयवी कहते हैं। अलग अलग देखो, मैं यहीं पे देखा, ये दो यौगिक अलग अलग हैं परंतु उनके अणुसूत्र समान है, तो इस घटना को बोलूंगा, इन दोनों के बीच में घटना है, वो है समावता। अब उपसंयोजी यौगिकों में समावताओं के बारे में बात करते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। उपसंयोजी यौगिकों में कौन कौन से प्रकार के समावता पाई जाती है। इसमें मूल रूप से दो प्रकार के समावता देखने को मिलेगा। पहला संरचनात्मक समावता और दूसरा है त्रिविम समावता। याद रखना, समावता दो प्रकार का देखने को मिलेगा, संरचनात्मक समावता और त्रिविम समावता। संरचनात्मक समावता मतलब संरचना सूत्र में अंतर के कारण। और त्रिविम समावता का मतलब होता है परमाणु या समूह के आकाशीय व्यवस्था में अंतर के कारण। अणुसूत्र सबके समान है परंतु उनमें अंतर किस चीज का है, संरचना सूत्र में अंतर है तो संरचनात्मक समावता,
आकाश में परमाणुओं की व्यवस्था या उसके समूहों की व्यवस्था में अंतर है, इस कारण से त्रिविम समानता कहलाएगा। हम इनके समानताओं के प्रकारों को हम समझें, कौन कौन समानता के क्या होते हैं। चलिए इसके प्रकारों को ध्यान दें। मैंने बताया आपको प्रकार, समानता के प्रकार। यहां पर मैं ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं, आप नोट करेंगे। समावयवता नोट करो कॉपी में। समावयवता कितने प्रकार का होगा? मूल रूप से 3 प्रकार का होगा। एक्चुअली होता तो 2 ही प्रकार का है, अब मैं 2 ही प्रकार दे देता हूं। चलिए 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। पहला आयनन समावयवता, दूसरा हाइड्रेट समावयवता, तीसरा बंधन समावयवता, बंध समावयवता, बंधन समावयवता। चौथा यहां पर उपसंयोजी समावयवता भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ बुक्स में एक शब्द और आता है, वो है बहुलीकरण समावयवता। ये भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है आयनन, हाइड्रेट, बंध और उपसंयोजी। त्रिविम समावयवता मुख्य 2 प्रकार का आपको देखने को मिलता है इसमें। पहला है ज्यामितीय समावयवता, और दूसरा है त्रिविम समावयवता, या जिसको प्रकाशीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता। इस प्रकार से समावयवता हमने मूल रूप से 2 प्रकार का देखा, जिसमें से संरचनात्मक समावयवता आपको 5 प्रकार का देखने को मिलेगा। तो ये समावयवता के प्रकार हुए, आप ध्यान रखिएगा। मैं ऊपर में हेडिंग लगा देता हूं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म नोट कर लिया आप लोगों ने? बोलिए। हाँ भाई गुड इवनिंग। अभी वो गुड इवनिंग बोल रहे हो, क्लास कितना आगे निकल गया है। चलिए शुरू से देखना बेटा, आप पीछे आए हो तो, अगर बाद में आए हो तो शुरू से देखो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए ना? चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले देखेंगे संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, मैंने कहा संरचना सूत्र में अंतर के कारण जो समावयवता होती है, लिगेंड की व्यवस्था में अंतर के कारण जो समावयवता होती है, इस समावयवता को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? एक्चुअली 5 प्रकार का होता है, कई जगहों पर 4 प्रकार के लिखे होते हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं जितना हम आपको बता पाएंगे। यहां पे पहली बात है कि किसके लिगेंडों की व्यवस्था में भिन्नता के कारण
आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें शब्द पे ध्यान देना, संरचना सूत्र में अंतर या लिगेंडों की व्यवस्था में अंतर के कारण। देखिए यहां पर हमने कहा लिगेंडों की व्यवस्था में या अरेंजमेंट में भिन्नता के कारण जो समानता उत्पन्न होता है उस समानता को हम कहते हैं संरचनात्मक समानता। क्लियर? याद रहेगा एक छोटा सा लाइन। कैसे होगा ये अंतर? उदाहरण तो इस जगह पे नहीं, इसके उदाहरण पूरे पूरे हम देखेंगे इसके प्रकारों में। इसके 5 प्रकारों को अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है आयनन समवायता। सबसे पहले आएगा हमारा आयनन समवायता। आयनन समवायता में क्या होता है? आयन और लिगेंड के व्यवस्था में अंतर के कारण जो समवायता उत्पन्न होता है। क्या बोला मैंने? यहां पर 2 शब्द पे ध्यान देना, आयन और लिगेंड की व्यवस्था में अंतर। जरा समझेंगे, एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं आपको। उदाहरण, कोबाल्ट NH3 5 Br SO4। एक यौगिक ऐसा जिसमें आयन SO4 है और दूसरा Br है, तथा एक दूसरा यौगिक ये भी तो हो सकता है CO NH3 5 ये जो आयन है उसमें लिगेंड है और इसमें जो लिगेंड है वो उसमें आयन है। बाहर में रहते तो आयन होता है, अंदर आते तो लिगेंड होता है, आपको पता है। तो आयन और लिगेंड के रूप में तो कहेंगे आयन तथा लिगेंड का ये उपसंयोजी मंडल, बड़ा ब्रैकेट को क्या कहते हैं? उपसंयोजी मंडल कहते हैं। तो उपसंयोजी मंडल से विनिमय होता है, जिसके कारण यानी कि इनका ये व्यवस्था ये यहां पर और ये यहां पर आएगा तो एक नई चीज बन जाएगी। ऐसा होता नहीं है, आगे पीछे जाता नहीं है, याद रखिएगा। ये एक अलग यौगिक है, ये एक अलग यौगिक। दोनों में अंतर किस चीज का है? अंतर है जो आयन इसमें रूप में है, आयन और लिगेंड की ऐसा लग रहा है कि वो उपसंयोजी मंडल से अंदर बाहर विनिमय कर रहा है। ये अंदर चला गया, ये बाहर आ गया, ऐसा हो रहा है। तब इसके इस तरह से पलटने की वजह से दूसरा यौगिक बनता है। तो इन दोनों के बीच में एक समानता नजर आ रही है। वो समानता है क्या? आयनन समानता। क्यों? क्योंकि आयन और लिगेंड के मध्य यह समानता उत्पन्न हुआ, तो आयन समानता कहलाता है, आयनन समानता कहलाता है। परिभाषा दे सकते बड़े आराम से। जब समन्वय, क्या लिखे? जब समन्वय मंडल या उपसंयोजी मंडल से आयन तथा लिगेंड का अंदर बाहर विनिमय से समानता उत्पन्न होता है, तब इस समानता को कहेंगे आयनन समानता। ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कई एग्जाम्पल दे सकते हो। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं। उदाहरण 1 हो गया। उदाहरण 1 दोनों चीजों को दिखाएंगे भाई, उनके समावयवी, ये एक दूसरे के समावयवी। ऐसा नहीं कि ये पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, नहीं, दोनों मिलकर के एक उदाहरण बना। ध्यान रखना, दोनों मिलकर एक एग्जाम्पल बना। और एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बात समझ में आ जाएगा। बस इतनी बातों को पकड़ना है, आपको दिमाग में रखना है। प्लेटिनम NH3 4 Br2 Cl2। एक दूसरा यौगिक, इसका ये दोनों अंदर, ये दोनों बाहर। प्लेटिनम NH3 4 Cl2। देखो दोनों में क्या हुआ, मतलब लिगेंड आयन के बीच विनिमय के कारण यह समानता उत्पन्न हुआ। बस इस जगह पे टारगेट करेंगे, तो इस समानता को बोलेंगे आयनन समानता। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल देखते जाएंगे, आसान होते जाएगा।
ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहीं पे रुकेंगे तो यहीं पर लटक जाएंगे और आगे की चीज समझ में नहीं आएगी और ये भी हम समझ नहीं पाएंगे। जब किसी चीज को उसी जगह पे रहते हैं बार 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 तो समझ में नहीं आता। थोड़ा आगे बढ़ेंगे नए नए एग्जाम्पल के साथ और ज्यादा आसान हो जाएगा। आयनन समानता हो गया, किसका किसका किसके बीच होगा, इन दोनों के बीच में, अंदर बाहर। ये इसको कहते हैं उपसंयोजी मंडल। इस बॉक्स को कहते हैं उपसंयोजी मंडल या स्फीयर के अंदर बाहर जाने की वजह से। हाइड्रेट समानता, जल समानता, ये क्या होता है? जब जल के अणु का समन्वय मंडल यानी कि उपसंयोजी मंडल के अंदर बाहर विनिमय होने के कारण जो समानता उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं हाइड्रेट समानता। जरा देखें कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल। उदाहरण पहला, एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। COH2O 6 टाइम यहां पर लिगेंड है और ये है Cl3, ये कंपाउंड है। और एक दूसरा यौगिक देखिए जिसमें ये जल जो है बाहर आ जाएगा क्रिस्टल वाटर के रूप में, COH2O 5 हो गया, पानी कम हो गया, लेकिन उसको अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 रहना चाहिए बेटा। तो बाहर का एक Cl अंदर आ गया, तो ये 2 Cl बचे हैं और यहां पर डॉट एक पानी यहां पर इस रूप में आ गया। ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था कि COH2O जब तक Cl रहेगा तब तक अंदर आता रहेगा। 2 Cl बचा है, चलिए ये 4 कर देता हूं, तो 2 Cl अंदर आ गया, 1 Cl बचा हुआ है, 2 पानी बाहर है। और हो सकता है इसमें COH2O 3, तीनों Cl बाहर अंदर हो गया और 2 पानी, 3 पानी बाहर आ गया। तो क्या हुआ, उपसंयोजी मंडल के जल के अणु का विनिमय होता है। जब जल बाहर निकलेगा तो उसका आयन अंदर आएगा, तो जल के अणु का विनिमय हुआ आयन के साथ। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जल के अणु का विनिमय होना। क्या शब्द है यहां पे, जल के अणु का। जल के अणु का समन्वय मंडल के अंदर बाहर विनिमय होने से जो समानता उत्पन्न होती है उस समानता को हम हाइड्रेट समानता कहते हैं। जल के यह क्रिस्टलीय जल अणु के रूप में अथवा लिगेंड के रूप में दोनों प्रकार से संकुल यौगिक में उपस्थित रहते हैं। यानी या तो वो जल का अणु लिगेंड के रूप में है या जल का अणु हाइड्रेट फॉर्म में है, यानी कि उसके क्रिस्टल वाटर के फॉर्म में है, क्रिस्टलीय जल के रूप में है। इस तरह से तब आपको ये क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और मिल जाएंगे। मैं यहां पर ऐसा नहीं कि हजारों एग्जाम्पल दे के आपको समझाते रहूं जिससे आपको वहां पर ऐसा हो कि भाई ये होगा, ऐसा होगा, ये लिखें, ऐसा नहीं। बस एक काम की बात समझ में आना चाहिए, यहां हुआ क्या है, जल के अणु का अंदर बाहर होने की वजह से ये समानता उत्पन्न हुआ है। अब चलते हैं आगे, उपसंयोजी समानता। ये क्या होता है भाई? उपसंयोजी समानता होता है लिगेंड का, देखो ऐसे उपसंयोजी यौगिक जिनमें 2 संकुल होते हैं, धनायन संकुल होता है और ऋणायन संकुल होता है, यानी धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान सुनिएगा। उदाहरण, में आपको दे रहा हूं आपको CONH3 6 CrCl6। ये इसमें ये लिगेंड जो है इसमें चला गया और ये लिगेंड इसमें आ गया, एक नया कंपाउंड बन गया।
क्या बना? COCl6 और CrNH36, ये बन गया। पर हम इसको लिखते ऐसा है, ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि यहां पर ये निगेटिव हो संकुल हो गया, पॉजिटिव। हमेशा निगेटिव वाले पार्ट को बाद में, पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे? हम इसको ऐसा लिखेंगे, Cr। देखो हुआ क्या है, NH3 इसमें चला गया Cr वाले में, और Cl चल आया CO वाले में। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कौन सी चीज दो संकुल के बीच में विनिमय हो रहा है? वो है लिगेंड। लिगेंड किससे जुड़ा होता है? उपसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। इसी कारण से समझौता को कहा गया उपसंयोजक समझौता। हम लिख कैसे रहेंगे? इसको लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव पार्ट ये होगा ना बेटा, तो पॉजिटिव 3 6 और COCl6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये ना लिखेंगे, हुआ तो यही है पर लिखेंगे ऐसा। तो अगर इनको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि भैया CO इधर चला गया, CR इधर आ गया, ऐसा लगता है। पर याद रखना, मुखिया को एक जगह दूसरी जगह जाते हुए नहीं सोचा जाता, सोचा जाता है उसकी प्रजा को, यानी कि उसके सदस्यों को। तो यहां पर यही बात होगा। तो क्या हुआ, ऐसे यह समानता उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों प्रकार के संकुल होते हैं। दूसरी बात है, जब द्विसंकुल वाले यौगिकों में लिगेंडों का आपस में विनिमय होता है। द्विसंकुल वाला, दो संकुल वाला उपसंयोजी यौगिकों में लिगेंड का आपस में विनिमय होता है। तो इस प्रकार जो समानता उत्पन्न होती है, इस समानता को हम कहेंगे उपसंयोजक समानता। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं भैया, आप कर सकते हो यार, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर समझना जरूरी था। और उदाहरण दूं, उदाहरण दूसरा, चलिए आपको दो धातुओं के बीच में दे देता हूं। चलिए फिर एक FeH2O6 CrCN6 और एक नया यौगिक मिलेगा आपको इसके साथ। ये दो अलग अलग नहीं, चिपका हुआ है ना दोनों। अब क्या हुआ, Fe में ये CN इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा ये वाला, तो इसलिए यहां पर चेंज किसको दिखाऊंगा मैं, ऐसा लगेगा कि CR इधर उधर जो रहा है। या एक को कर देता हूं, चलिए एक FeH2O5 हो गया, इसका एक CN इसमें आ गया। चलिए इसमें CrCN5H2O। तो बेटा इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि जल उधर उधर जा रहा है। हाइड्रेट तभी कहेंगे जब जल जो है क्रिस्टल वाटर के फॉर्म में हो। क्रिस्टल वाटर मतलब यहां पर आपने देखा है, ये देखिए कहां पे, ये इसमें देखिए, तो ये क्रिस्टल वाटर कहलाता है। ये यानी कि जैसे Cu मतलब क्रिस्टल के बाहर, मतलब लिगेंड संकुल के बाहर होगा, वहां पर संकुल के अंदर ही रहता है। देखिए यहां पर संकुल के अंदर ही रहता है, इस संकुल से उस संकुल के अंदर, इस संकुल से इस संकुल के अंदर है, तो ये हाइड्रेट नहीं होगा। चलिए और इसका और एक आध एग्जांपल दे देता हूं। चलिए इसमें डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं। Cr चलाया, H2O6 FeCN6 हो रहा है लिगेंड का स्थानांतरण। यानी ऐसा होता नहीं कि इससे उधर चला गया, पर ये इन यौगिकों में ऐसा लगता है कि ये इधर से उधर चला गया है, इसलिए ये समानता उत्पन्न होगी। यानी इनमें अंतर किस चीज का है, एक धनायन संकुल ऋणायन संकुल के बीच में लिगेंडों का स्थानांतरण हुआ है। ये तीन प्रकार के समझौता अक्सर पूछे जाते हैं। एक समझौता और देखें इसी के साथ साथ, वो समझौता है आबंधी या लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आबंधी या लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये ऐसे संकुलों में देखने को मिलता है जिसमें ऐसा कोई लिगेंड हो जो एम्बिडेंट हो। एम्बिडेंट का मतलब होता है जिसमें दो ऐसे परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए देखिए उदाहरण,
H2O 5 CnCl। और इसका एक एग्जाम्पल तथा मैं यहां पर यह कहता हूं कि एक नया कंपाउंड बना है Fe H2O 5 NCCl। क्या अंतर नजर आया? पहले वाले में आप देख रहे हो कि C से, इसमें देख रहे हो कि Cn है, C से केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म मिल रहा है। यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु को मिल रहा है Nc, यानी किससे मिल रहा है? नाइट्रोजन से मिल रहा है। तो किस चीज का अंतर आया? ऐसे लिगेंड जिसमें दो ऐसे परमाणु हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु को, ऐसे लिगेंडों को कहा जाता है एम्बिडेंट लिगेंड कहा जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। देखो NO2 माइनस एक ऐसा लिगेंड है जिसमें यह देखने को मिलेगा कि वो नाइट्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जा रहा हो, इस तरह से, ठीक है। या हो सकता है कि ON डबल बॉन्ड O माइनस से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दान किया जा रहा हो, तो इसके दो यौगिक बनेंगे। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु उपस्थित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हो। तो इससे क्या उदाहरण देखने को मिलेगा? देखो तो मैं अगर यहां पर लेता हूं CONH3 5 NO2 Cl2 तथा एक और कंपाउंड मिल गया CONH3 5 ONO Cl2। क्या अंतर आया? NO2 में यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है इसको, जबकि NO2 यहां पर भी है, ONO को NO2 कह सकते हैं, ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस तरह से दो अलग यौगिक बन जाते हैं। यहां पर साइनाइड है, यहां पर आइसोसाइनाइड है, यहां पर नाइट्रो है, यहां पर नाइट्राइट है, यह अंतर आ जाता है। तो ऐसे इस तरह के समझौता जब उत्पन्न होता है इसको कहा जाता है क्या? लिंकेज आइसोमेरिज्म। बातें मैंने सारी चीजें लिख दिया है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखें कि जब पढ़ाई करते हो तो उसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी होता है, उन चीजों को समझना जरूरी होता है। जितनी चार पॉइंट मैंने बताया, चार में से कोई एक अक्सर एग्जाम में आता है। अगर आप 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लें तो मैंने जो 3 दिन की क्लास आपको लिया है, 3 लेक्चर लिया है, आप 100% श्योर है कि उनके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, इस साल के एग्जाम में जब जाएंगे तो 3 दिन के अंदर जितने भी पढ़ाया मैंने वो सारी चीजें इसी में से क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा, और कुछ इसके बाद जो आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और तो जितनी गहराई में आपको पढ़ना है उतना पढ़ सकते हैं।